नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है देश के युवाओं को साजिशतन बर्बाद करने की कुचक्र पर। मित्रों, आप एक बात आजकल बहुत ज्यादा जोर शोर से देख रहे होंगे। जितने लोग हैं जो खुद को प्रबुद्ध बताते हैं, पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, वो सब ब्राह्मणवाद का बहुत चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद देश को बर्बाद कर रहा है, वगैरह वगैरह। यह क्यों कहा जाता है? यह कहने से पहले एक बात बता दूं कि हमारे आपके पूर्वजों ने एक बात कहा था या कहते थे कि दलित धोबी नाई कभी न भूखे जाई। मतलब दलित, धोबी, नाई, यह तीन जाति ऐसी थी जो कभी भूखे नहीं रह सकती थी। और यह भी सच्चाई था कि इनके पास जमीन नहीं थी, लेकिन यह भूखे नहीं रह सकते थे क्योंकि इनके हाथ में रोजगार था। दलित वर्ग के लोग चमड़े का परंपरागत काम करते थे। मुझे ठीक से याद है कि हमारे घर में वो हमारे घर के मरे हुए मवेशियों को ले जाते थे, एक जोड़ी जूता दे जाते थे। वो उस मवेशी का एक यही बस था कि एक जोड़ी जूता पूछ जाते थे किन के लिए बनाना है। कई बार 2 जोड़ी दे जाते थे। कई बार हमारे दादा कहते थे एक और दे देना, हम पैसा दे देंगे। तो पैसा उस वक्त चलता नहीं था, एक पसेरी चना ले जाएंगे, कुछ अनाज लेके जाते थे। नाई घर घर आकर के दाढ़ी बनाता था। हमको याद है कि हम लोग दाढ़ी बनाने, बाल कटवाने जाते नहीं थे। हमारे गांव में एक ही नाई थे, वो पूरा गांव के अकेले थे, बेचारों का बड़ा काम था, लेकिन फिर भी वो हर दरवाजे पर चले जाते थे और उनका अनाज दूसरों को पहुंचाना पड़ता था। इतना ज्यादा अनाज हो जाता था क्योंकि तब मुद्रा रुपया नहीं चलता था, अनाज चलता था। एक पसेरा दे दीजिएगा, 1 किलो अनाज दे दीजिएगा। पसेरी मतलब 5 किलो। और यह उनके घर, हमारे कहाँ, बल्कि हमारे यहाँ का तो सत्य घटना है कि हमारे नाई का नोट दीमक खा गया। वो हमारे चाचा के आए जाते, देखिए ना दीमक लग गया, इसको कुछ करिए। वो बैंक में काम करते थे तो किसी तरह से उसका रुपया बदलवाया था, इतना उसके पास रुपया था। वही हाल धोबी का था। धोबी भी पूरे गांव के लोगों का कपड़ा धोता था। तो वॉशिंग मशीन गांव में नहीं थी और ये सब रोजगार पर कामों पर देश के दुश्मनों का कुदृष्टि पड़ी। क्योंकि तब का था कि देश बड़ा खुशहाल था, अमीर से गरीब हर आदमी के हर हाथ में काम था। जो जिस काम के लायक था वो काम था। कुछ खेतों में काम करते थे, कुछ लोग घरों में काम करते थे, कुछ लोग अपने छोटे मोटे व्यापार करते थे। लोहार वाला लोहे का काम करता था, हम लोगों के कृषि उपकरण बनाता था, उसमें धार लगाता था और बड़ा सुखी था। यह हमने देखा है। अब इसी पर देश के दुश्मनों की नजर पड़ी, वामपंथियों की। उन्होंने साजिशतन लोगों को भड़काया कि तुम अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, कब तक ये लोगों की दाढ़ी बनाते रहोगे। नाइयों ने कहा कि यार बात ठीक कर रहे हैं यार, अब हमने भी दाढ़ी बनाया, हमारे बाप दादा बनाए, हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा। वो सेंट जेवियर में अपने बच्चों का नाम लिखवा दिए और गांव छोड़ करके शहर आ गया। 5-7 हजार रुपये पर कहीं सिक्योरिटी की नौकरी लगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थी नहीं, तो ये हेल्पर सिक्योरिटी और मजदूरी के अलावा उनके पास कुछ था नहीं। आए मजदूरी किए, बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में नाम भी लिखवाए, लेकिन कितनों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण का सर्टिफिकेट जरूर लेना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना। तो आधे लोग तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लाइन में लग गए। वही हाल दलितों से कहा गया कि आप कब तक लोगों का मड़ा हुआ चमड़ा उठाएगा, आप इसलिए थोड़े बने हैं, आप पढ़िए लिखिए, रोजगार मांगिए, आरक्षण आपका अधिकार है। उनको आरक्षण के नाम पर भड़काया और वो सब गांव का मरा हुआ चमड़ा उठाना बंद कर दिया और वो सब शहर की तरफ पलायन कर गए। गांव खाली हो गया। गांव खाली हो गया। यह क्यों हुआ, ये बड़ा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कहां कहां उनकी नजरें थी। जो चीज परंपरागत चमड़े का काम हमारे दलित भाई करते थे, अब वो अब्दुल भाई कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी अब्दुल भाई की है, जो कभी हमारे दलित भाइयों की थी। आज आप
गांव में तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट शहर में, हम शहर में रहते हैं, मैं पता करता हूं कि कोई ऐसा नाई का दुकान हो जो मुसलमान का ना हो। बड़ी मुश्किल से कोई मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। नाई का दुकान मुसलमान का ही है, क्योंकि उन्होंने हमारे नाइयों को जाति प्रमाण बनाने के खेल में फंसा दिया और स्वयं नाई के दुकान पर बैठ गए। और वो लोग जाति प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में नाई दलित वर्ग में आता है। वही हाल धोबियों को हुआ। उनको बताया गया कि आप क्यों लोगों के कपड़ा उतारा करोगे, आप भी कलेक्टर बनिए, आईएएस तो कम से कम बनी जाएंगे, आपके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे। वो सब लोग इनके साजिश के तहत गांव छोड़ दिए। इनका नुकसान हुआ, लालच इनको मन हुआ। किसी को भी लगेगा कि मुझे कलेक्टर तो बनना नहीं, कम से कम कलर तो बनी जाएंगे। वो गांव आए, मेहनत किए, पढ़ाई किए, सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी किए, मजदूरी किए, वो उनको धन्यवाद है। उन्होंने अपने मेहनत के दम पर कोई चोरी चकारी नहीं किया, उन्होंने मेहनत किया, बच्चों को पाले। लेकिन जब 10-20 साल हुआ, देखा यार लड़का कलेक्टर तो बन नहीं पाया, तो कलर भी नहीं बन पाया और अब शहर का खर्चा चल नहीं रहा है। फिर वो गांव गए, तो गांव में आए थे तो पता चला कि चलिए गांव में तो दाढ़ी बना के काम चला लेंगे। लेकिन जब गांव आए तो गांव के चट्टी पर 4-4, 5-5 सैलून लगा हुए, बड़ी बड़ी चमकीले शीशे लगे हुए हैं। और अब गांव के सारे लोग गेहूं बेच करके पैसा इकट्ठा करते हैं और सैलून में दाढ़ी बना रहे हैं। अब उनके लिए वो स्कोप नहीं रही। अब आप आइए तो 10-15 हजार रुपया का आप सेटअप लगाइए, क्योंकि अब वो डिब्बी में लेकर के आप 2 गुस्तरा एक गमछे में लपेट के आते थे, हमारी दाढ़ी बना के पानी हमारे घर से लेते थे और 5 किलो गेहूं लेकर के चले जाते थे। वो अब खत्म हो गया कि अब गांव के लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है, 20 रुपया देते हैं, दाढ़ी बन जाता है और मालिश भी करता है, महकने वो पाउडर लगाता है। और ये आता था तो हमारे पानी से छील के 5 किलो आटा ले जाता था, 5 किलो गेहूं ले जाता था। तो आजकल 5 किलो गेहूं का दाम 20 रुपये से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो गांव के लोगों का भी बड़ा फायदा हुआ और तुम्हारा नुकसान हुआ कि तुम्हारी स्थिति ना तुम यहां करें ना वहां करें। अब गांव में तुम्हारा काम नहीं, शहर में तुम्हारा रोजगार नहीं। यह साजिश के तहत हुआ। सबसे पहली साजिश कि इन लोगों को गांव के जड़ों से काटी जाए। जब पतंग अपने डोर से टूट जाती है तो कहां जाती है, हवा उसको जहां ले जाए, अंत में उसकी स्थिति नीचे गिर करके फटना ही होता है। दूसरा क्या हुआ कि जब गांव में थे तो कृषि पर रोजगार था इनका, वो कृषि चौपट हो गई। अब कृषि उद्योगों के हाथ में है। अब अंबानी का सेव आप देख रहे हो, सेव पर अंबानी का स्टिकर लगा हुआ है, क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फार्मिंग के हिसाब से खेती को कब्जा कर लिया। मेरे गांव में हम लोगों का सारा खेत, वो बिहार से आते हैं सब, अब केला और खैनी बो रहे हैं सब। अब हम लोगों ने भी खेती उनके जिम्मे दे दिया है, हम भी फ्री है अपने गांव से, क्योंकि केला हमको उगाने आता नहीं और वो आके केला करते हैं और बढ़िया मालगुजारी दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यह साजिश इसलिए रचा गया कि हमारे देश में अगर हम ब्राह्मणवाद पर भड़का देंगे, उन लोगों ने कहा कि भाई ब्राह्मण 2% है और राज कर रहे हैं, आपसे 5 छुआ रहे, करें हम पंडित जी हैं, तुम कब तक इनके साजिश में फंसोगे। और हमारे भोले भाले लोग इनके साजिश में फंस गए। और जब उनको इस बात की समझ हुई तो पता चला कि जो हमारे दलित भाई चमड़े का काम करते थे अब उनके लिए रहा नहीं। अब उसमें बड़े उद्योग आ गए हैं और मशीन से जूते बनने लगे हैं और फिनिशिंग इतना बढ़िया हो रहा है कि अब आपका जूता कोई पहनेगा नहीं, क्योंकि लोगों को दिख गया कि यार ये बड़ा फिनिशिंग वाला है और 50 रुपये में मिल जा रहा है। और आप जूता बना के दे जाते थे हमारे बड़े हुए चमड़े को, साथ में 5 किलो गेहूं भी ले आते थे। अब हम 5 किलो गेहूं का दाम जोड़ रहे हैं। तो अब आपकी स्थिति न इधर की रही न उधर की रही, और अब आप अधिकारों की लड़ाई में सड़कते हैं। किसी राजनीतिक दल को रैली में जरूरत पड़ती है तो एक खाने का पैकेट और 200 रुपया देते हैं और दिन भर धूप में खड़ा करा करके जय हो करवाते हैं और शाम में फिर आपके झुग्गी में आपको पहुंचवा देते हैं। और आपकी स्थिति कटी पतंग की है, ना तो आप गांव के रहे और ना ही शहर के हो पाए हैं। यह हुआ क्यों? एक उदाहरण तो मेरे साथ भी है। मेरे माता जी का देहांत हुआ था और हम लोग जब गांव में अपने रहा करते थे तो हमारे घर में अगर कोई यज्ञ होता था, कोई भोज का कार्यक्रम होता था, तो हमारे दलित भाई लोग आते थे और उनके लिए व्यवस्था किया जाता था अलग से, वो बड़े सम्मान खाते थे। इन लोगों ने उनको भड़काया कि आप कहे जाएंगे, आप उनके परिवार हैं कि रिश्तेदार हैं, आप क्यों आप भिखारी हैं कि खाना खाने जा रहे हैं।
उन लोगों ने इस बात के प्रभाव को माना और खाना खाना बंद कर दिया। जो उनको खाना ससम्मान मिल रहा था वो खाना छोड़ दिए। तो खाना अब है नहीं, खेत उनके पास है नहीं कि वो खेती करेंगे, तो अब भूखे मरेंगे। भूखे मरेंगे तो उनको रोजगार के लिए शहर आना पड़ेगा। और शहर कितने लोगों का लोड बर्दाश्त करेगा? आखिर शहर की भी कैपेसिटी है। पूरा गांव मर करके शहर में आ गया तो शहर में कीड़े मकोड़ों की तरह से आदमी रेंग रहा है। हम गाड़ी में चले या पैदल चले, रेंगते हुए ही चलना है। ट्रैफिक में हर जगह, मतलब जो पैदल आधा घंटा लगता है, गाड़ी से 45 मिनट लगता है, क्योंकि गाड़ी लाल बत्ती पर रुकेगी, स्पेस होगी तो निकलेगी, पैदल आदमी खटाखट आ जाता है। अब दिल्ली में हम लोगों को मोटरसाइकिल ज्यादा कंफर्टेबल लगता है या मेट्रो, तो खैर बहुत ही सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि आबादी सारी शहर में आ गई, गांव की। तो मित्रों, यह बड़ा साजिश के तहत हुआ। कई धर्मांतरण वाले लोगों ने यह किया और कहीं वामपंथियों की गिरोह ने किया। अब आज देखिए, कम से कम 99% शहर का सैलून अब्दुल भाई के पास है। सड़क का व्यवसाय, नारियल पानी, पूरी पानी, जूता पॉलिश, यह सब काम अब्दुल भाई के पास है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। कोरोना हुआ था, यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से पैदल जा रहे थे। उस वक्त हर समाचार चैनल पर सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही थी और कई लोग सड़क पर खाना बांट रहे थे, कुछ लोग रुपया बांट रहे थे। सड़क पर भीड़ थी। सरकारें मजबूर होकर के स्पेशल ट्रेन चलाई कि ट्रेन से बिहार पहुंचाओ, फ्री में करो, इनको जाने दो। लेकिन क्या आपने देखा कि कोई बांग्लादेशी, कोई रेहानिया कहीं जा गया हो? कोई बांग्लादेशी, कोई रेहानिया एक बार भी अपने घरों से निकला हो? लॉकडाउन तो उसके लिए भी थी, तो कहां से खाना खाया? वही बात अगर आप समझ जाएंगे तो ये पूरी साजिश आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ आप अपने आप से पूछ दीजिए कि कोरोना में मैं गुजरात से बिहार चला गया था पैदल। समाचार पाने कि एक लड़की साइकिल से अपने बाप को लेकर के चली गई थी, उसको बड़ा पुरस्कार मिला था। 13-14 साल की लड़की थी और गुजरात से अपने पिता को साइकिल में बैठा करके बिहार चली गई। सरकार ने उसको बड़ा पुरस्कृत किया था, बड़ा बहादुरी के काम की थी। लेकिन उसी गुजरात से कोई मुसलमान भाग के अपने गांव गया था? कोई बांग्लादेशी रेहानिया जो ये आजकल कुकुरमुत्ते की तरह से SIR में पा रहे हैं, और अभी बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पर जो लाखों लाखों की भीड़ हो रही है, वो कोरोना काल में बांग्लादेश या रेहानिया मम्यार गए थे? नहीं गए थे। उनके खाने की व्यवस्था था, क्योंकि वो अपने खाने की व्यवस्था रखे थे, आपने नहीं रखा था। क्योंकि आपको आरक्षण चाहिए था, आपको जातीय प्रमाण पत्र चाहिए था, आपको ब्राह्मणों से लड़ाई चाहिए थी। क्योंकि ब्राह्मणवाद से अगर आप लड़ जाएंगे तो सनातन खत्म हो जाएगा, और सनातन खत्म हो जाएगा तो ये हिंदुस्तानी खत्म हो जाएगी। यही साजिश विदेश की है, और आपको कहीं धर्मांतर के जाल में फंसा रहा है, कहीं आरक्षण के प्रलोभन में फंसा रहा है, और कहीं बराबरी और गैर बराबरी के नाम पर भड़का रहा है, और आप भड़क रहे हैं। आपने यह क्यों नहीं सोचा कि मान लीजिए कि 140 करोड़ लोग BA पास कर जाएंगे, तो क्या IAS की सीट 140 करोड़ है? IPS की है, पुलिस की है, मिलिट्री की है, बैंक की है, प्रोफेसर की है, लेक्चरर की है, जो सम्मान नौकरियां हैं 140 करोड़ है। मजदूर की भी क्या नौकरी? 140 करोड़ के लोग मजदूरी ही करेंगे तो किसके यहाँ मजदूरी करेंगे? कोई मजदूरी कराने वाला भी तो चाहिए। आपने यह बात सोचा? यह एक व्यवस्था बनी हुई थी, हमारे पूर्वजों ने बनाया था कि हर जात का एक उद्योग था। दलितों के लिए चमड़ा का उद्योग था, धोबियों के लिए कपड़ा धोने का उद्योग था, नाइयों के लिए दाढ़ी बनाने का और बाल काटने का उद्योग था, नटों के लिए जिम्नास्ट का एक उद्योग धंधा था, यादवों के लिए दुग्ध उद्योग था, कुशवाहों के लिए खेती उद्योग था, कुइरी के लिए सब्जी का उद्योग था, और सब खुशहाल थे और सभी खुशी खुशी खाते थे, खुशी खुशी रहते थे। लेकिन साजिश के तहत उनको बताया गया कि तुम काहे उनके खेत में काम करोगे, तुम शहर जाओ और अंग्रेज बनो, और अब वो कहीं के नहीं रहे। मित्रों, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि आपकी परंपरागत सारे कामों पर अब्दुल भाई का कब्जा हो जाए और आप अपने ही देश में रिफुर्जी की तरह से बैठे रहें, और अंत में आपको पैसे का प्रलोभन पर आतंकी बनाया जाए, या सरकार विरोधी नारे लगवाए जाए, या टीवी मीडिया में कहा जाए कि देखिए इतनी करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आपने किसी अब्दुल भाई को पेट्रोल के लिए लड़ाई करते सुना है?
किसी अब्दुल भाई को गैस के सिलेंडर पर बढ़ते हुए दाम की मांग करते सुना है? किसी अब्दुल भाई को प्याज महंगा हो गया इस पर प्रदर्शन करते हुए सुना है? वो प्रदर्शन करते हैं कि हमारे कुरान में दिए अधिकार का अगर हनन हुआ तो हम आग लगा देंगे, हमारे नबी के सम्मान में गुस्ताखी हुई हम सर कलम कर देंगे। उनका मोटो बड़ा क्लियर है। वो वोट देते हैं इसलिए नहीं कि आप प्याज का दाम सस्ता कर देंगे, पेट्रोल का दाम सस्ता कर देंगे, रोजगार उपलब्ध करा देंगे, नहीं। उनका मोटो है कि हमारी बात को हम मनवा देंगे, वो उसी बात पर वोट देते। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मित्रों, इन बातों को समझिए और इनके साजिशों को सुनिए। आज आप अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह से इधर उधर घूम रहे हैं। गांव के अब आप रहे नहीं और शहर आपके रहने के लायक है नहीं, तो आप त्रिशंकु की तरह से बीच में अटके हुए हैं। जो लोगों को इस बात की अनुभव है कि 4 परिवार और एक कमाने वाली स्थिति कैसे चलेगी, वो इस चीज को समझ रहे हैं। और अब धीरे धीरे साजिश लोगों को समझ में आने लगी है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेरे दादाजी अकेले थे, दाढ़ी बना के पूरा परिवार पाल लिए, और अब हम 4 भाई हैं, शहर में चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भर रहा। मेरे गांव में भाई है, कहते यार पता चलता है कि उसका इतना लाख का पैकेज है, इसका इतना लाख का पैकेज है, दिखता कुछ नहीं है, और वाकई पैकेज 20-20 लाख रुपया सालाना का है, लेकिन गांव में उसका छप्पर पर रिपेयर नहीं हो पा रहा है, और बाबूजी की फटी हुई पैंट नहीं हो पा रही है। पैकेज जरूर इसका 20 लाख का है, ना तो ये शहर में मकान बना पा रहा है और ना घर के पुराने मकान का रंग रोगन करवा पा रहा है। तनख्वाह 20 लाख रुपए का पैकेज है। भुआ के नदी में तैर रहा है युवा हमारा। क्यों? क्योंकि उसको जड़ों से काट दिया गया है। युवाओं के सामने नेटफ्लिक्स और फलाना इतनी ज्यादा नेटवर्किंग साइट दे दी गई है कि वो पैसा लेने से पहले उसको पता है कहाँ कहाँ जाना है, ये इसको रिचार्ज कराना है, उसको रिचार्ज कराना है, यहाँ जूता दिखवाना है, वहां फलाना करवाना है, वो सब पैसा आ रहा है और उतनी हवा में उड़ जा रहा है। उसकी स्थिति सिर्फ इतनी है कि वो भूखे मर नहीं रहा है और 1 रुपया बचा नहीं रहा है। यह साजिश है ताकि आप कमाए तो खूब, लेकिन बचा न पाए। अगर बचा लेंगे तो आपके पास पैसा होगा, और अगर आप पास पैसा होगा तो आपको सोचने की क्षमता होगी, रुक के सोच पाएंगे। 1 महीना खाने का तनख्वाह है तो आप 15 दिन रुक के सोचेंगे कि यार ये कैसे हो गया। ना तो सरकार यह चाहती है और ना ही वो लोग जो आपको साजिश के तहत फंसाए वो यह चाहते हैं। मित्रों, एक बार सोचिएगा कि 50 साल पहले आपकी दाढ़ी बनाने की दुकान कितनी थी और कौन दाढ़ी बनाता था? चमड़े के जूता बनाने की दुकान कितनी थी और कौन बनाता था? कपड़ा धोने की लॉन्ड्री कितनी थी और कौन धोता था? और जब धोता था तो उसकी स्थिति कैसी थी? और जब आप स्वयं नहीं धो रहे हैं, अब्दुल भाई धो रहे हैं, तो आपकी स्थिति कितनी और कैसी है? एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने सिख और मुसलमान को भीख मांगते नहीं देखा है। भीख मांगते हमारे हिंदू भाई ही सड़क पर दिखते हैं, क्योंकि उनको भीख मांगने की स्थिति पर लाया गया है साजिश के तहत, और उनको समझाया गया है साजिश के तहत। एक बात कह करके बंद करूंगा। मैं बॉम्बे गया था। हम तो सामाजिक लोग हैं, हर जगह मुद्दा तलाशते रहते हैं, तो हम जगह जगह नारियल पानी पीने के लिए उतरे। तो बोले कहाँ नाम है? वो नाम छुपाए ना। उन्होंने बोला भाई हमारा नाम अब्दुल है, हम फलाना जगह से आए हैं। हर जगह नारियल पानी की दुकान। वो मेहनत करे, वो चोरी नहीं करे। पहले एक बात जान लीजिए, कोई कानून के विरुद्ध वो काम नहीं करे। नारियल पानी बेच रहे, दिन भर धूप में खड़े हैं। वो पानी पूरी बेच रहे, दिन भर धूप में खड़े हैं। पॉकेटमारी नहीं कर रहे हो कि कोई कहे कि आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया है अपने व्यवसायिक कंसेप्ट से और अपने साजिश से, और आप उनसे बाहर हो गए हैं अपने अधिकार की झूठी मांग के लिए। अब ना तो आपको यह अधिकार मिल पा रहा है और ना ही आप उस अधिकार के लायक बन पा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण 100% भी हो जाएगी तो 100 से तो ज्यादा जातियां हैं हमारे पास। और अगर आरक्षण पूरे को मिल भी जाए 140 करोड़ लोगों को, तो नौकरी 140 करोड़ की है। विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको साजिश समझ में आ गई हो, तो ये जो ब्राह्मणवाद के नाम पर आपको भड़काया जा रहा है उस पर विचार करिएगा। और एक बात जान लीजिए कि हर ब्राह्मण सुखी नहीं है। 99% ब्राह्मण दरिद्र हैं और गरीब हैं, और गांव में पूजा पाठ पर आश्रित है, और कई जगह भूखों मर रहे हैं।
अगर कोई एक ब्राह्मण सुखी है, संपन्न है, इसका मतलब नहीं है कि सारे ब्राह्मण संपन्न हैं, लेकिन आपको उसी संपन्न ब्राह्मण का एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस भूखे ब्राह्मण का एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, वो गरीब ब्राह्मण का एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, जो आज भी संघर्ष कर रहा है पेट पालने का, बच्चा पालने का। लेकिन दुनिया हमारे पीछे पड़ी है और हम उनके बहकाव में आ रहे हैं और अपना परंपरागत रोजगार छोड़ रहे हैं। आ जाइए, क्योंकि लौट आने में ही भलाई है। जब तक आप लौटेंगे नहीं, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे, और आप मजबूत नहीं होंगे तो यह देश मजबूत नहीं होगा। आप देश के नागरिक हैं और यह देश आपका है। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। विज्ञान का सिद्धांत है कि गिलास या तो पानी से भरेगा या हवा से भरेगा। अब सोचना है आपको है कि गिलास में आप पानी भर रहे हैं कि हवा भर रहे हैं। वही आपके मस्तिष्क की बात है। दिमाग में आप फितूर की बात भर रहे हैं या काम की, यह आपको सोचना है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं निवेदनों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता।